नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मान सिंह मौर्य और ज्ञानी गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी यानी गौर वंश के बारे में। सभी बातें बिल्कुल आसान तरीके से एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के साथ ही साथ जब वो गुजरात पहुंचा तो कैसे वहां पर भीमदेव द्वितीय ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से पराजित करके गुजरात से खदेड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, ताकि ज्ञानी गुरुजी पे जो भी वीडियो आप सभी को दी जा रही है बिल्कुल सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और पहली बार आए हो तो जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक एक बार जरूर करना। चलिए बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद गोरी के बारे में। तो देखो, मोहम्मद गोरी था गौर वंश का। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि गौर वंश की स्थापना किसने की थी। तो एक नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका नाम था दोस्तों बहाउद्दीन। बहाउद्दीन ने क्या किया, 1163 ईस्वी में गजनी के पास गौर वंश की स्थापना की और अपना नाम क्या रखा, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। याद रखेंगे, गौर वंश का संस्थापक कौन हुआ दोस्तों, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसी ने 1163 ईस्वी में गजनी में गौर वंश की स्थापना कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, स्थापना करने के 10 वर्षों के बाद यानी 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने क्या किया कि गजनी के जो तुर्क थे उनको मारकर भगा दिया और अपने भाई जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसको गजनी का सुल्तान घोषित कर दिया, गजनी का बादशाह घोषित कर दिया। और जो मैं नाम ले रहा हूं दोस्तों, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसी का नाम था मोहम्मद गोरी और इसी के बचपन का नाम है मुइजुद्दीन। तो आपको तीनों बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, आपसे पूछा जाएगा गौर वंश का संस्थापक कौन है, तो गौर वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जो मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई था। परंतु आपसे यह पूछा जाएगा कि गौर वंश का पहला राजा कौन है, पहला बादशाह कौन है, तो मोहम्मद गोरी है। कब बना था, 1173 ईस्वी में बना था। और इसके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, मुइजुद्दीन इसके बचपन का नाम था। अब जैसे ही गजनी का राजा मोहम्मद गोरी बन गया तो जाहिर सी बात है इसका मन होगा कि अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाए, अपने साम्राज्य को धनवान बनाए, शक्तिशाली बनाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसने 1175 ईस्वी में दोस्तों भारत पर अपना पहला आक्रमण किया। और भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया दोस्तों, तो मुल्तान पर। याद रखना, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना पहला प्रबल आक्रमण किया मुल्तान पर, और मुल्तान को इसने जीत लिया। जैसे ही मुल्तान को यह जीत लेता है, इसका प्रबल और ज्यादा बढ़ गया और इसको लगा कि मैं तो अब पूरे के पूरे भारत को जीत करके पूरे के पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दूंगा। तो इसने क्या किया, अपना दूसरा आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। और 1178 ईस्वी में इसने अपना आक्रमण किया गुजरात पर, लेकिन इसको पता नहीं था कि गुजरात का राजा कौन है। इसने क्या किया, 1178 ईस्वी में जैसे ही यह गुजरात आक्रमण करने के लिए पहुंचा तो उस समय वहां का राजा था भीम द्वितीय। ध्यान देना, गुजरात का राजा कौन था दोस्तों, भीम द्वितीय था। इसी को मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये आक्रमण कर रहा है मोहम्मद गोरी, उस समय भीम द्वितीय अपने राज्य में मौजूद नहीं था। ऐसा लिखा गया है कि ये गया था शिकार खेलने के लिए, आखेट करने के लिए। और इसकी माता थी जिनका नाम था नायिका देवी। इन्हीं के संरक्षण में भीम देव द्वितीय जो था अपना राजकाज संभालता था। तो ये तो है नहीं, गया है शिकार खेलने। तो उस समय नायिका देवी थी। नायिका देवी ने, एक महिला ने बहुत ही वीरता दिखाते हुए मोहम्मद गोरी का सामना कुछ देर तक किया। और जैसे ही भीमदेव द्वितीय वापस आया तो इसने भीम द्वितीय ने इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी को हरा दिया। गुजरात से इसको हराने के बाद बहुत बुरी तरीके से खदेड़ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद, बंदी बनाने के बाद, दया के कारण कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ दिया। तो ये गुजरात छोड़कर मोहम्मद गोरी भाग जाता है। अब जब ये सब काम इधर हो रहे हैं, मतलब 1178 में ये युद्ध लड़ रहा है, हार रहा है, उसी समय की बात है कि एक मात्र 14 वर्ष का लड़का
अजमेर की गद्दी पर बैठता है, अजमेर का राजा बनता है, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जी हाँ दोस्तों, जिस समय मोहम्मद गोरी उधर युद्ध करने में व्यस्त था, उसी समय मात्र 14 वर्ष का लड़का जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यह अजमेर की गद्दी पर बैठता है और अजमेर की गद्दी पर बैठने के साथ ही अपने अगल बगल के राज्यों को बहुत तेजी से जीतने लगता है, उनको हरा हरा कर अपने में मिलाने लगता है। यही कारण था कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने अगल बगल के राज्यों से इतना दुश्मनी मोल ले लिया था कि जब अभी तराइन का युद्ध लड़ा जाएगा तो पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए कोई आएगा नहीं। अब ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं और समय आ जाता है 1191 ईस्वी का। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध क्यों हुआ, क्यों लड़ा गया तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच? तो इसको आपको ऐसे समझना है, एक क्षेत्र आता था जिसका नाम है सरहिंद, वर्तमान में इसको भटिंडा के नाम से जानते हैं। तो सरहिंद के ऊपर पृथ्वीराज चौहान भी दावा कर रहा था कि मेरा है और मोहम्मद गोरी कह रहा था कि मैंने मुल्तान को जीत लिया है, तो भटिंडा भी किसका हुआ, मेरा हुआ। इसी जगह को लेकर के तराइन के युद्ध में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी की सेना के बीच में एक जबरदस्त युद्ध लड़ा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही बुरी तरीके से मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी हारने के बाद तराइन का मैदान छोड़ करके वापस चला गया गजनी, भाग गया भारत से, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद भागने के बाद भाई उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंची थी, उसको बुरा लगा था, तो उसने तुरंत 1 वर्ष पश्चात एक अपनी बहुत ही प्रबल सेना बनाई और कहा जाता है कि 1,60,000 के घुड़सवारों की सेना के सहित पैदल सेना को लेकर के वह फिर तराइन के मैदान में 1192 ईस्वी में पहुंच गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ससुर था जिसका नाम था जयचंद, आपको कहानी पता होगी कि कैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संघमित्रा को भगा करके शादी की थी, तो वही ससुर हुआ जयचंद। तो ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय युद्ध में जयचंद ने बुलाया था मोहम्मद गोरी को कि आ जाओ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे। तो 1192 ईस्वी के समय तराइन के मैदान में दोनों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हो गई और युद्ध होने लगा। लेकिन इस बार दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना कमजोर पड़ गई और मोहम्मद गोरी ने अपने धनुर्धरों से सहयोग लेकर अपनी सेना को जबरदस्त तरीके से प्रोत्साहित करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया। और हराने के बाद ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को उसने बंदी बना लिया था। और आपने जरूर पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि कैसे उनको पकड़ करके वह गजनी ले गया और वहां पर ले जा करके कैसे उनकी आंखों में उसने सरिये डलवा दिए थे। ये आप सबने पढ़ा होगा, इसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये युद्ध हार गए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऐसा कहा जाता है कि बंदी बना लिया गया। और इसका वर्णन हमको तराइन के युद्धों का वर्णन कहाँ मिलता है, कई बार एनसीईआरटी में दिया गया और कई बार एग्जाम में आया है। किताब का नाम है मिनहाज उस सिराज। तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है मिनहाज उस सिराज नामक पुस्तक में, याद रखेंगे। और भारतीय जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें भी तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है। तो ये दोनों आपको बातें याद रखनी है। अब ध्यान से समझिएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया तो जाहिर सी बात है कि अजमेर का क्षेत्र भी जीत लिया। और जैसे ही मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को भी जीत लिया था, तो दिल्ली को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये बिल्कुल याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में ये बात आपसे पूछी जाएगी। अब देखिए, मैंने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराने में मोहम्मद गोरी का सहयोग करने के लिए कहा था जयचंद ने, लेकिन सहयोग नहीं किया तो क्या मोहम्मद गोरी छोड़ देगा जयचंद को?
नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वादा खिलाफी उधर उधर से हुई थी, क्योंकि जयचंद ने सहयोग नहीं किया था, तो वादा खिलाफी हुई। तो क्या करेगा मोहम्मद गोरी 1194, यहीं पर लिख दे रहा हूं दोस्तों, 1194 में तुरंत आक्रमण किया जयचंद के ऊपर। जयचंद के ऊपर 1194 में पुनः आक्रमण करेगा मोहम्मद गोरी और जयचंद को बहुत बुरी तरीके से पराजित करेगा। और इसी युद्ध को चंदावर का युद्ध कहा जाता है। चंदावर का युद्ध हुआ है 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? जयचंद के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो च से चंदावर और च से 94, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, और जयचंद को बुरी तरीके से इसने हरा दिया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, जब क्या होता है, मोहम्मद गोरी इनको हरा देता है, तो फिर कुछ समय तक वो भारत में रुकता है और ऐसा कहा जाता है कि वो भारत में रहना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया कि कुछ समय के बाद, एक और बात यहाँ पर बीच में बता दूं, जब जयचंद को हराने के बाद ये जा रहा था मोहम्मद गोरी, गजनी जा रहा था, तो उसी समय भारत की एक जनजाति जिसका नाम है खोखरो जनजाति, खोखरो, अगर आपको नीचे दिख रहा होगा तो मैंने लिखा है खोखरो जनजाति। खोखरो जनजाति ने मोहम्मद गोरी को बहुत परेशान किया था। मोहम्मद गोरी को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था खोखरो जनजाति के द्वारा। तो क्या होता है कि ये जाते समय तो चुपचाप चला गया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद ये वापस आता है। ऐसा कहा गया है कि 1203 या 4 के आसपास, 1203 या 4 के आसपास वो आता है और खोखरो जनजाति को सबक सिखाने आया था। वो खोखरो जनजाति को आता है, बहुत बुरी तरीके से खोखरो जनजाति के लोगों को मारता है, उनकी हत्या करता है। और खोखरो जनजाति को हराने के बाद फिर वो गजनी जा रहा था। तो 1206 ईस्वी में, अगर आपको दिख रहा होगा नीचे, तो 1206 ईस्वी में दयमक नामक स्थान पर, कहां पर दोस्तों? 1206 में दयमक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु के पहले ही कहा जाता है कि उसने दिल्ली सल्तनत का हिस्सा जो उसने जीत लिया था, वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, आपने पढ़ा होगा, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा उसने दे दिया था। दिल्ली सल्तनत का एक तरह से संरक्षक किसको बना दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था। और उसका एक और जैसे क्या था कि मोहम्मद गोरी गुलाम रखने में बड़ा शौकीन था, उसके कई गुलाम थे। जैसे अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यलदौज, यलदौज नाम सुना होगा, यलदौज, ये भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। एक गुलाम था कुबाचा, कुबाचा, एक गुलाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी भी गुलाम था। तो जब मृत्यु हो गई मोहम्मद गोरी की, तो ऐबक के पास दिल्ली आ गया। यलदौज ने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। यलदौज गजनी का सुल्तान बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का संरक्षक बना था। कभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान नहीं माना, हमेशा वो अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक का, मोहम्मद गोरी का गुलाम मानता था। और जो ये यलदौज था, ये गजनी का सुल्तान बन गया। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये मर जाएगा दयमक नामक स्थान पर 1206 के आसपास, तो अपना इधर दिल्ली का राजकाज कौन संभाल रहा है? ऐबक संभाल रहा है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में। बस मोहम्मद गोरी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, बहुत आसान है, इतना आप याद रख ले जाओगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, और दिल्ली सल्तनत पर फिर अब स्थापना कर देगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की, जिसको दास वंश या मामूलक वंश कहा जाता है। तो अगले क्लास में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी से शुरू करेंगे अपने क्लास को। तो आशा करता हूं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो बटन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको आधुनिक भारत का इतिहास भी बिल्कुल कहानियों के माध्यम से पढ़ना है, तो चले जाइए इस प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आपको हिंदी की क्लास, इतिहास की क्लास और बहुत सारी मॉक टेस्ट, उत्तर प्रदेश लेखपाल की क्लास भी मैंने आप सभी को करवाई है बहुत ही विस्तृत तरीके से। तो इस प्लेलिस्ट में आप जा करके उन सभी क्लास को देख सकते हैं। तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।